नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोजगार अड्डा पे। दोस्तों, आज की ये वीडियो में आज से एक नया टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाला है, जिसमें आपको लगभग 40 सेट मिलेंगे। प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपको आगे आने वाली रेलवे एनटीपीसी CBT2 या फिर रेलवे ग्रुप डी या फिर आपके जो स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होंगे उसमें, प्लस UP SSSC के जो PET होने वाला उसमें, साथ ही अदर जो SSC और बैंक के एग्ज़ाम होते हैं जिसमें GS GK पूछे जाते हैं, स्टैटिक GK, उसमें से कॉमन रहेगा। तो दोस्तों, देर ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। दोस्तों, आपके सामने 4 ऑप्शन है: दक्कन का पठार, केन्या का पठार, युगांडा का पठार या तिब्बत का पठार। तो दोस्तों, इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा तिब्बत का पठार। साथ ही दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, SS तारापुर समिति का संबंध किससे है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है: औद्योगिक रुग्णता, दूसरा ऑप्शन है रुपए की पूंजी खाते पर परिवर्तन करना, या फिर बैंक के NPA की समस्या को समाप्त करना, या फिर रुपए का चालू खातों में पूर्ण परिवर्तन करना। दोस्तों, ये है आपका जो इसका ऑप्शन बी है, वो सही हो जाएगा, रुपए की पूंजी खाते में परिवर्तनीयता करना। चलेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हों तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी। दोस्तों, इसके ऑप्शन है: राज्यसभा के सभापति द्वारा, राज्यसभा के उपसभापति द्वारा, भारत का राष्ट्रपति द्वारा, या फिर संयुक्त बैठक में उपस्थित वरिष्ठतम सदस्य द्वारा। दोस्तों, अगर लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं है तो उस स्थिति में राज्यसभा का उपसभापति ही बैठक की अध्यक्षता करेगा। साथ ही दोस्तों, चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट है। दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: विशाखापट्टनम, न्यू मंगलुरु, जवाहरलाल नेहरू पत्तन या फिर पारादीप। तो दोस्तों, सही जवाब जो है वो है आपका जवाहरलाल नेहरू पत्तन। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। दोस्तों, 4 ऑप्शन है: मालदीव, म्यांमार, अफगानिस्तान या फिर नेपाल। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सार्क का मुख्यालय जो है नेपाल के काठमांडू में है। तो दोस्तों, नेपाल तो होगा नहीं, मालदीव भी इसका है और अफगानिस्तान भी इसका सदस्य है, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। तो दोस्तों, म्यांमार इसका सदस्य नहीं है। साथ ही दोस्तों, बात करेंगे सार्क के लिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट की। तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। साथ ही दोस्तों, इसमें जो सदस्य देश हैं उनकी संख्या 8 है, जो इस प्रकार हैं: अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका और पाकिस्तान। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, टोपरा और मेरठ से 2 अशोक स्तंभ के लेख दिल्ली कौन लाया था। दोस्तों, आपके लिए 4 ऑप्शन है: अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद गोरी, फिरोज शाह तुगलक या सिकंदर लोदी। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है फिरोज शाह तुगलक। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं: ट्रेड रिलेटेड इनकम मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, ट्रेड रिलेटेड इनोवेटिव मेजर्स या फिर ट्रेड रिलेटेड इंसेंटिव मेजर्स। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो आपका ऑप्शन बी, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स है। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित जंगलों में से कौन सा जंगल पृथ्वी ग्रह के फेफड़े के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों, इसमें 4 ऑप्शन है: पहला है आपका टैगा वन, दूसरा टुंड्रा वन, तीसरा है पूर्वोत्तर भारत के वर्षा वन और चौथा है अमेजन वर्षा वन। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वह है आपका ऑप्शन डी, अमेजन वर्षा वन। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, बंगाल विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 16 अक्टूबर 1905 को तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन लागू किया गया। दूसरा ऑप्शन है बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रूज फ्रेजर था। तीसरा ऑप्शन है बंगाल विभाजन के फलस्वरूप स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ। चौथा ऑप्शन है 1912 में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। तो दोस्तों, इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, बंगाल का जो विभाजन रद्द किया गया था ये 1912 की जगह 1911 होना चाहिए था। तो दोस्तों, इस प्रकार से इसका ऑप्शन डी गलत है। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, विचित्र नाटक किस सिख गुरु की आत्म
आत्मकथा है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन है, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु हरगोविंद सिंह या फिर गुरु नानक देव। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन बी, गुरु गोविंद सिंह। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। मुंबई के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में बॉन्ड दर्ज कराने वाला प्रदेश का पहला नगर निगम कौन सा है? दोस्तों प्रदेश नहीं, यहाँ देश होगा। तो दोस्तों ऑप्शन है भोपाल नगर निगम, जबलपुर नगर निगम, इंदौर नगर निगम या फिर पुणे नगर निगम। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका इंदौर नगर निगम। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। निम्नलिखित अभ्यारण्यों में से कौन सा उल्लेखित संरक्षित प्रजातियों में सुमेलित नहीं है? दोस्तों यहाँ पे 4 राष्ट्रीय अभ्यारण्य दिए गए हैं जिनके सामने उनसे संबंधित जीव दिए गए हैं। इसमें एक गलत है तो उसको बताना है। पहला है दोस्तों जिम कॉर्बेट जो कि बाघ से संबंधित है, केवलादेव जो कि शेर से संबंधित है, काजीरंगा जो कि गैंडा से संबंधित है, पेरियार जो कि हाथी से। तो इसमें दोस्तों गलत बताना है। तो इसका जो सही जवाब है, जो इसमें गलत ऑप्शन दिया है, वो है केवलादेव राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो कि शेर की जगह पक्षी से संबंधित है। दोस्तों केवलादेव को घाना पक्षी अभ्यारण्य भी कहा जाता है। यह आपके राजस्थान के भरतपुर में है। दोस्तों यह इसलिए भी फेमस है क्योंकि जो साइबेरियन पक्षी आती हैं सबसे पहले भारत में यहीं पे आती हैं। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था को समन्वय करने के लिए एक शीर्ष संस्था के रूप में बनाई गई थी? तो दोस्तों इसके 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, नाबार्ड, सिडबी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या फिर केंद्रीय सहकारी बैंक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है नाबार्ड जो कि ग्रामीणों के लिए बनाई गई थी। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। मत्स्य उत्पादन में प्रसिद्ध क्षेत्र डागर बैंक और ग्रेट फिशर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? दोस्तों अगर इसके ऑप्शन की बात की जाए तो उत्तरी सागर, भूमध्य सागर, कैस्पियन सागर या फिर इंग्लिश सागर। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन ए, उत्तरी सागर। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। स्वराज पार्टी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों अगर स्वराज पार्टी की बात की जाए तो इसके जो 4 ऑप्शन दिए गए, इस पार्टी की स्थापना 23 मार्च 1923 को हुई थी। बात करेंगे दोस्तों अगले ऑप्शन की। इसके संस्थापक CR दास और मोतीलाल नेहरू थे। बात करेंगे अगले ऑप्शन की। केंद्रीय विधान परिषद में इस पार्टी के वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे। बात करेंगे अगले पॉइंट की। 1923 में केंद्रीय विधान परिषद चुनाव में पार्टी ने 100 निर्वाचित सीटों में से 42 सीटें जीती। तो दोस्तों इसका जो गलत पॉइंट है वो है ऑप्शन सी। दोस्तों बाकी इसके तीनों ऑप्शन सही हैं। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। आल्हा उदल संबंधित है। दोस्तों आल्हा उदल का संबंध किससे है वो पूछा है। तो आपके ऑप्शन दिया है चंदेरी से, विदिशा से, पन्ना से या महोबा से। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो महोबा से है। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की। कोरल रीफ को महासागर का उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्यों कहा जाता है? इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। कोरल रीफ मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय बेल्ट के पास मौजूद है। अगला ऑप्शन, कोरल रीफ में प्रचुर मात्रा में बारिश की आवश्यकता होती है और उष्णकटिबंधीय बेल्ट की जलवायु की स्थिति उसी स्थिति का अनुकरण करती है। बात करेंगे दोस्तों अगले ऑप्शन की। कोरल रीफ कई प्रजातियों और प्राणियों का समर्थन करता है और उस अर्थ में यह बहुत समृद्ध है। बात करेंगे इनमें से कोई नहीं, अब जो अगला ऑप्शन था। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, जो कोरल रीफ है, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी है। कोरल रीफ कई प्रजातियों और प्राणियों के समर्थन करता है और उसका अर्थ ये उस मामले में ये बहुत समृद्ध है। दोस्तों बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत संसद को राज्य सूची के विषय के संदर्भ में विधि बनाने की शक्ति मिली है? तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन मिले। अनुच्छेद 248, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 245, अनुच्छेद 246। तो दोस्तों बात करेंगे इसके सही जवाब की। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो है वो अनुच्छेद 249 है। साथ ही दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। फेमा जिसका फुल फॉर्म फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, वो कब लागू किया गया था? तो दोस्तों फॉरेन एक्सचेंज को कब लागू किया गया, इसके 4 ऑप्शन आपको दिए गए। 1991, 1997, 2000 या 2005 में। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका 2000। सन 2000 में फेमा को लागू किया गया था। बात करेंगे दोस्तों आज के टेस्ट के अंतिम क्वेश्चन की।
दोस्तों ये है आइसोथर्म निम्नलिखित में से कौन सी रेखा कहलाती है। तो दोस्तों इसमें दिया हुआ है पहला ऑप्शन समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा। अगला ऑप्शन है वह रेखा जो मानचित्र की उन रेखाओं से मिलती है जहां किसी निश्चित तत्व का मान बराबर हो। अगला ऑप्शन है यह रेखा धूप के समान अवधि वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाती है। अगला ऑप्शन है मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन डी, मानचित्र पर समान तापमान के स्थानों को मिलाते हुए खींची गई रेखाएं आइसोथर्म कहलाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई है। साथ ही दोस्तों ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।